चलो फाइन। तो अभी तक जो हमारा चैप्टर 4 था, चैप्टर 4 का लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज भी देखा, पार्ट 2 के क्वेश्चंस भी देखे। ओके, तो 1 2 3 4 जो है वो पूरा आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए एक बेस जो है वो प्रिपेयर कर रहा था। फर्स्ट चैप्टर आपको समझा रहा था कि वहां से अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, दो चार्ज स्टेशनरी हो एक डिस्टेंस पे हो तो आपको वहां पे कूलम्बियन फोर्स मिल सकता है। वही चीज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नेटिज्म चैप्टर 5 ऐसा लिखा है, बट इफ यू जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से एक चीज मैं कनेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे स्क्रीन जो है वो ऑन रखा, या तो ये जो पेज है वो मैंने यहाँ पे रखा कि चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर उसका जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से काफी सिमिलर है। चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें भी हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर 5 में भी आज हम कूलम्स लॉ के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां से एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया है वो दिमाग में क्रिएट होना चाहिए कि चैप्टर 1 के अंदर व्हेन वी हैव टू स्टेशनरी चार्जेस, जहाँ पे दो स्टेशनरी चार्ज थे, तो उसकी वजह से वहां पे हमने एक कोलम्बियन फोर्स देखा। कोलम्बियन फोर्स का बेसिक फॉर्मूला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो चार्ज जो आपको फोर्स देता है, अगर मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज लेता तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देता था। ओके, तो क्या यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया आप लगा सकते हैं कि डाइपोल स्केलर क्वांटिटी था या वेक्टर क्वांटिटी? यस, डाइपोल जो है, यस यस, गुड गुड गुड। ओके देवर्ष, तो डाइपोल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी था। अब जैसे ही डाइपोल वहां पे वेक्टर क्वांटिटी था, वहां से एक और चीज दिमाग में आती है कि अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी था, और आई थिंक वो आपको याद भी होगा, डाइपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब वही चीज को यहाँ पे कंपेयर करना है। वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी पता है कि अगर डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर टू द नेगेटिव चार्ज, क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव पोल काम करता है, वैसा ही मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव, वैसे ही यहाँ पे साउथ पोल। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि मैग्नेटिक डाइपोल, तो कि मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन रहेगी, वो याद करने का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे सीधा कनेक्ट कर देने का, साउथ टू नॉर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक रिलेशन जो है वो दिमाग में बनना चाहिए। एज वेल हमने काफी सारे ऐसी क्वांटिटीज देखी जो काफी सिमिलर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन सेम एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सेम वे यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन सेम एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ से बहुत एक सिंपल सा छोटा सा आइडिया जो है वो अपना क्रिएट होना चाहिए, और वो आइडिया ऐसा कुछ क्रिएट होना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात करते हैं और मैग्नेटिज्म, यहाँ हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ उसके सिंबल्स, उस सिमिलैरिटी से सिर्फ सिंबल ही आपको चेंज करने हैं। अगर वो सिंबल चेंज करते जाओगे तो आपका काफी सारा काम आसान होता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपने जो क्वांटिटी देखी थी वहां पे, वैसे ये हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर 5 का, चैप्टर 5 दैट इज अबाउट द मैग्नेटिज्म। तो उस मैग्नेटिज्म से अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहां पे हमें ऐसा देखना है कि जो जो क्वांटिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके हैं, वैसा ही क्वांटिटी हमें मैग्नेटिक फील्ड में भी देखते जाना है। जैसे कि
अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है, अगर मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं और उसी का कंपैरिजन मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ करता जाऊं, तो सिर्फ सिंबल्स का जो डिफरेंस है वो अपने को क्लियर होना चाहिए। सिंबल्स का डिफरेंस अगर क्लियर हो जाएगा तो अपना काम आसान है। वैसे चैप्टर 4 में आपके काफी सारे डाउट्स या तो जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो चैप्टर 4 ने आपको क्लैरिटी दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम शुरू से एकदम बेसिक पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर मैं ऐसा कहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, क्योंकि उसका मेन रिक्वायर्ड पॉइंट था चार्ज। तो मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ चार्ज। तो कि चार्ज को हम क्यों कहते थे, वैसा ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हम कहेंगे मैग्नेटिक पोल, या तो बेटर टू से उसको हम कहेंगे पोल स्ट्रेंथ। उसको हम कहेंगे पोल स्ट्रेंथ। उसको कभी कभार हम क्यू एम से डिनोट करेंगे, कभी कभार हम पी से डिनोट करेंगे, पोल स्ट्रेंथ का पी। अब इसके सिंबल्स ना उसको समझने का ट्राई करने का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज में सिर्फ क्यू लिया था, यहाँ पे क्यू एम ऐसा मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि जो रोल यहाँ पे क्यू ने प्ले किया था वैसा ही रोल मैग्नेटिज्म में ये क्यू एम प्ले कर रहा है। आई रिपीट, जो रोल यहाँ पे क्यू यानी चार्ज ने प्ले किया था, तो चार्ज की वजह से जो कुछ भी होता था यहाँ पे वो पोल स्ट्रेंथ की वजह से होगा। पोल स्ट्रेंथ यानी क्यू एम मैग्नेट के लिए चार्ज जैसा कुछ ऐसा समझा जा सकता है। अब हमारे पास चार्ज मिल चुका है तो वहां से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम पी कहते थे, और पी का फॉर्मूला हमारे पास 2aq जैसा हुआ करता था। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, इसको हम कह देंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल है, उसका सिंबल m है। यहाँ 2a कहते थे, यहाँ पे 2l कह देंगे, 2l इंटू क्यू एम कह देंगे। थोड़ी सी क्लैरिटी अपने को मिल सकता है। इफ यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल विद द चैप्टर 4, चैप्टर 4 में भी हमने एक जगह पे इस m को इंट्रोड्यूस किया था, अगर याद हो तो। वहां पे भी एक टॉर्क का फॉर्मूला मिलता था, यहाँ पे भी एक टॉर्क का फॉर्मूला मिलेगा। चलो बात आई है तो बात यहाँ पे बता ही देता हूँ मैं। सबसे पहले अगर मैं ऐसा कहता हूँ, अब वो टॉर्क, चलो पहले टॉर्क ले लेते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क का तो सिंबल टॉर्क ही रहता है, इसको हम कहते थे P क्रॉस E। यहाँ पे मैंने अभी ई नहीं इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है चल जाएगा। तो इसके लिए थर्ड पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको मैं शॉर्ट में टॉर्क लिखता हूँ, ये P यहाँ पे आएगा M क्रॉस B। तो आपको चैप्टर 4 से पता है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो है वो B है, तो अभी यहाँ पे नहीं बताऊँ तो भी वो आपके दिमाग में क्लियर है। इफ यू जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द चैप्टर 4, चैप्टर 4 के अंदर हमने M क्रॉस B से MB साइन थीटा यानी बिना साइन थीटा भी लिया हुआ था। तो बिना साइन थीटा से अगर मैं B निकाल दूं तो वो बचता है आईना, यानी M का वैल्यू आईना INA बनता था। वो भी मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू बनता है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू बनता है 2LQM। तो यहाँ पे हम ऐसा थोड़ा स्पेसिफिक बन जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल फॉर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का जब किस्सा होगा तो 2LQM कहेंगे, और जब सोलेनॉइड की बात होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल को हम आईना यानी INA कहेंगे। ओके, वो क्लैरिटी आपको चैप्टर 4 से है। ये चैप्टर 5 आपका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल सर, बहुत ही मजेदार हो सकता है अगर आपका चैप्टर 1 2 3 4 मजेदार हो तो। ये इतनी अच्छी तरह से चैप्टर चलेगा। वैसे 1 2 3 4 5 अच्छा, तो चैप्टर 6 तो एकदम मस्त। ओके, और 1 to 6 अच्छा, तो चैप्टर 7 का तो क्या कहना ही कहना। फिर भी चैप्टर 7 का अपना एक अलग फ्लेवर है जो सभी के पकड़ में नहीं आता है।
चैप्टर 8 तो वो तो चैप्टर जैसा ही नहीं है, चालू कब होगा खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और 1 to 8 हो जाए उसका चैप्टर 9 के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ चैप्टर 9 का लेना देना है आपके 10th स्टैंडर्ड के साथ। इट्स अबाउट द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अच्छा तो आपका 10th चैप्टर यानी वेव ऑप्टिक्स अच्छा। जिसका रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स अच्छा हो या ना हो, मतलब 9th चैप्टर अच्छा हो या ना हो, 10th अच्छा हो या ना हो, पर उसका 10th 11th सॉरी 11th 12th और 13 ये तीनों चैप्टर मजेदार ही होंगे। रीजन इज दैट कि 11 12 और 13 ऐसे चैप्टर है जो आपने कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने डी ब्रोगली सुना हुआ है, आपको ड्यूअल नेचर पता है, आपको एटम्स पता है, आपको न्यूक्लियस पता है, और वही तो नाम है चैप्टर 11 12 और 13 के। चैप्टर 14 अपने आप में ही मज़ेदार है तो वो भी पता चल जाएगा। तो अगर इन सब को अगर कुल मिलाकर आप देखो तो आपका 1 2 3 4 जितना अच्छा उतना आपका 12th स्टैंडर्ड पे ग्रीप अच्छा। ताकि ये चैप्टर तो अब सिर्फ सिंबल का ही कन्वर्जन करते जाओ, इसमें ये तो इसमें ये, इसमें ये तो इसमें ये। वैसे काफी लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। इसका डिस्कशन करेंगे, पर एंड में मैं आपको बताऊंगा दिसंबर टाइम पे कि डाया, पैरा और फेरो को फाइनल एग्जाम के लिए करना है कि नहीं करना है। ताकि अभी किसी ने कुछ बताया नहीं है कि कितना करना है कितना नहीं करना, पर अभी तो हम सब कुछ करेंगे। सो पॉइंट इज दैट कि अगर 1 2 3 4 अच्छा है तो ये आपकी सभी बातें मजेदार मजेदार चलती जाएगी। अब देखो यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू आपके पास मैग्नीट्यूड हुआ करता था, this torque equals to PE sin theta. I can say that torque equals to MB sin theta. यहाँ पे इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जिसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। तो यहाँ पे सेम टू सेम आएगा जिसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं यू बी अब कह दूंगा, थोड़ा स्पेसिफिक बन जाऊंगा तो इसको मैं यू ई कह देता हूँ। तो ये बन जाएगा माइनस एम डॉट बी। जो कहानियां जो किस्से आपने चैप्टर 1 2 में किए हैं वही कहानियां वही सब कुछ यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 5 के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल? यस एनीवन? वैसे वहां पे दो किस्से बन जाते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द सेम एक्सिस एज वेल एज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो उसी के साथ साथ वो कहानी यहाँ पे आप थोड़ी सी आगे बढ़ा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन सेम एक्सिस। तो सेम एक्सिस में E इज इक्वल्स टू 2 K P/r³ कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मैग्नेट के केस में इस K का मतलब क्या है, चैप्टर 4 याद हो तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन सेम एक्सिस B इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक्सिस के लिए A कर देता हूँ तो बन जाएगा 2 तो आ जाएगा। अब K का वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे, चैप्टर 4 से आपको पता है यहाँ पे बताया जाएगा μ0/4 पाई। P की जगह पे आ जाएगा M और r³ तो लिख ही सकते हैं m/r³, 2 μ0/4 पाई m/r³। ये मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल का फॉर्मूला बन गया सेम एक्सिस। तो यहाँ पे आप सिक्स्थ फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन माइनस KP/r³, पर यहाँ पे वो माइनस साइन नहीं आता है और B इक्वेटोरियल में यहाँ पे डायरेक्टली कह सकता हूँ माइनस नहीं पर प्लस μ0/4 पाई m/r³। ये बहुत बेसिक से मैंने कन्वर्जन आपको बताया। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक वर्ड को रिप्लेस कर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्राउडेड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड,
If magnetic field are crowded, it's a strong magnetic field. Electric field lines from positive to negative. Okay, magnetic field lines from north to south. दिमाग में वो छोटे छोटे पॉइंट्स रखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा. एक डिफर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप. क्यों? क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट उसका फील्ड लाइंस होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट होता है साउथ टू नॉर्थ. वो एक वहां पे डिफरेंस आता है. प्लस जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इंडिविजुअल पोल जो है वो एग्जिस्ट करता है. बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक वहां पे इंडिविजुअल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब क्या? तो कि अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, आपने उसके 2 टुकड़े किए तो 2 मैग्नेट बन गए, 4 टुकड़े किए तो 4 मैग्नेट बन गए, 15 टुकड़े किए तो 15 मैग्नेट बन गए. मतलब ईच पीस जस्ट बिहेव एज ए इंडिविजुअल मैग्नेट. मतलब हर एक पीस के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा है. तो उसका सीधा सीधा आइडिया ऐसा है कि मैग्नेट के आप जितने भी टुकड़े करते जाओ वो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल हर एक में बनाता जाएगा. तो आइडिया ये बनता है कि मैग्नेट के अंदर कभी भी इंडिविजुअल नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है. तो यहाँ पे जो लिखा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए या तो कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए. दैट इज जस्ट अ सिंपल बेसिक कंपैरिजंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है, जो अभी हमने यहाँ से पता चल जाएगा. UE एंड UB जैसे यहाँ पे बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. टॉर्क P क्रॉस E, टॉर्क M क्रॉस B, टॉर्क इक्वल्स टू TE sin थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू MB sin थीटा. हर एक में बाकी का जो फंडा है वो सेम टू सेम ही रहता है. ओके, आई थिंक हमने टाइम पीरियड का भी इक्वेशन डिस्कस किया था, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट PE/I. तो वैसा ही यहाँ पे भी टाइम पीरियड बन सकता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट PE की बजाय बन जाएगा MB/I. इन शॉर्ट जहां देखा P उसको कर दो M, जहां देखा E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कर दो B. बात हो गई खत्म. माइनर से ही चेंजेस है ये. और मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए भी मिलता है और सोलेनॉइड के लिए भी मिलता है. सोलेनॉइड इज ऑल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट. तो सोलेनॉइड को भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है और वो ऑलरेडी हम आपको कॉमन सेंस से बता चुके हैं कि अगर सोलेनॉइड के अंदर करंट जो है, इफ यू रिमेम्बर इट, कॉमन सेंस ऐसा हमने कुछ कहा था कि सोलेनॉइड के अंदर अगर हम जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहां पे अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, सो दैट पोल ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज साउथ पोल. कॉमन सेंस CS. ओके, ऐसा हमने कहा था. अगर करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो दैट बिहेव एज अ नॉर्थ पोल. सीधी सीधी बात, कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं सोचना है. अब देखिए, वैसे आज इफ़ इट्स पॉसिबल मैं आपको इसका जो नोट्स है वो अवेलेबल करवा दूंगा. ओके, और नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स मैं ये भी ट्राई करूँगा कि आपको नोट्स जो है वो क्लास से अवेलेबल हो जाए. ताकि अभी जस्ट मैंने क्या बोलते हैं, ट्रायल बेस पे अभी सैटेलाइट का ऑफिस जो है वो ओपन किया है. उस दिन किया था, उसके बाद फिर से नहीं किया था, आज फिर से मैं आया हूँ. ओके, अभी सैटेलाइट का थोड़ा सा एक दिन मैंने चालू किया है. ओके, बट जैसे ही धरणीधर और दोनों ऑफिस थोड़ा सा ऑपरेशन मोड में आ जाएगा प्रॉपरली, तो आई थिंक चैप्टर 6 से वो हो जाएगा तो आपको नोट्स अवेलेबल मैं करवा दूंगा. ओके, बट चैप्टर 5 तक की जो नोट्स है वो आपको फिजिकल कॉपी निकलवा लेने की, उसके बाद मैं उसकी फिजिकल कॉपी नहीं देने वाला. तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 जो है दैट इज अबाउट मैग्नेटिज्म. वैसे इस चैप्टर का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज बहुत ही कम है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में उसने कहानियाँ डिस्कस की हुई है कि कहाँ से ये मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आया और कहाँ पे क्या होता था. मैग्नेशिया करके एक प्लेस था जहाँ से अपने को मैग्नेट मिला. जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम जहाँ बैठे हैं या तो कोई भी प्लेस पे, अर्थ के कोई भी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है. मान लो कि ये मैग्नेट होता, कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल अपने को नहीं पता, हम ऐसे हवा में उसको सस्पेंडेड करते तो हमें पता चल जाता कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. ओके, उसका मतलब ये कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. अब अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि ऐसे हवा में मैं कोई आयन नेल
या तो कोई चाबी ऐसे रखा लटकाऊंगा और वो कहीं पे अट्रैक्ट होके चला जाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है पर वो इतना वीकर है कि वो ऐसे आयन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करता है, वरना तो हम कोई आयन का स्ट्रक्चर ही कहीं पे नहीं रख सकते, ताकि वो सब कुछ अगर कहीं पे अट्रैक्ट हो जाता तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। फिर भी अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा पॉइंट ये कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट कहीं पे लगाया हुआ है। पर अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पीछे अर्थ के अंदर कोर फॉर्म में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, वैसा उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। और उसी पॉइंट से हम कहते हैं कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है। ऐसा एक छोटा सा आइडिया है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल में जो पॉइंट स्टार्ट होते हैं, वैसे यहाँ पे ये छोटा मोटा थोड़ा टाइम पास यहाँ पे किया हुआ है कि that's 5.1 is an artist description of this chariot. The figure swerved around so that the finger of the statue on it always pointed south with this chariot. मतलब यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कंसिडरेशन में है, बट हमें यहाँ से बहुत ही सिंपल सा एक आइडिया है वो लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। वैसे उसका बहुत ही सिंपल सा, शायद आपने 9th या 10th में शायद वो आ चुका था, ओके इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे में शायद आपने पढ़ा हुआ है किस तरीके से मैग्नेट की फील्ड लाइंस जो है वो हमें मिल सकती है। ओके वहाँ पे शायद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, शायद आपने किया भी होगा कि मान लो कि ये बार मैग्नेट होता है, उस बार मैग्नेट में मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मान लो आपने एक मैग्नेटिक नीडल ले लिया और वो यहाँ पे ऐसे रखते जाएंगे। आयन फिलिंग्स की भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट की हो तो वहां से आयन फिलिंग्स जो है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो है वो हमें देखने को मिल सकता था। वहां से ये पता चलता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्थ से निकलकर साउथ में जो है वो एंटर होती है। तो field lines always from north enter to the south inside the bar magnet, that is always from south to north। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक क्लोज लूप जो है वो फॉर्म करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल नॉर्थ पोल इंडिविजुअल साउथ पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। चलो इसके बाद आइडिया यहाँ पे टेक्स्ट बुक के थ्रू भी थोड़ा सा पॉइंट मैं बता दूँ। चलो वैसे यहाँ पे जनरली मैंने सजेस्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स को कि ये टेक्स्ट बुक वगैरह है ना वो पढ़ने की चीज़ नहीं है, स्पेशली 12th के अंदर और स्पेशली फिजिक्स के अंदर। ओके इतना ज़्यादा जो काम का नहीं हो वो कुछ काफ़ी कुछ दिया हुआ है, और जो अच्छा हो जो काम का हो ऐसा यहाँ पे स्किप किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट उसने बताया हुआ है बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट कैसे काम करता है, तो कि बार मैग्नेट यानी क्या, तो कि बार मैग्नेट यानी एक ऐसा बार जो मैग्नेट के जैसा यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जैसा बिहेव करता हो। अब यहाँ पे आइडिया ऐसे लगाया जा सकता है कि हमने जो सोलेनॉइड चैप्टर 4 में इंट्रोड्यूस किया कि एक सिलेंडर हो उसमें करंट वायर वाइंडिंग करो उसमें करंट पास करो तो वहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा बिहेवियर होता है, एग्जैक्ट वही का वही चीज। अब मान लीजिए कि एक सिंपल एक आयन बार होता, इस आयन बार को मैं सिलेंडर के अंदर रखता और सिलेंडर के ऊपर वायर वाउंडिंग किया है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक बार यानी आयन टुकड़ा है, आयन का एक पीस है, नॉर्मल आयन पीस है, उसको मैंने एक सिलेंडर के अंदर प्यार से रख दिया। अब ये जिस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है उसके ऊपर वायर वाउंडिंग किया हुआ था। अब वायर वाउंडिंग जैसे किया है वो वहाँ पे करंट पास किया, जैसे ही करंट पास किया तो ये जो है उसने नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा काम किया। तो देखा ये जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जहाँ पे ये मैंने आयन का बार रखा हुआ था उसमें से भी कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ टू साउथ। अगर वो ऐसे फील्ड लाइंस पास होती है तो ये जो पहले सिंपल बार सिंपल आयन का पीस हुआ करता था काफी टाइम तक उसमें से कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड हमने पास किया, उस वजह से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम that that object also behave as a magnet। जब छोटे हो शायद आपने ऐसा भी खेला हो कि आपके पास एक मैग्नेट हो
और वो जो सिंपल सा शेविंग ब्लेड आता है एकदम थिन होता है, तो शेविंग ब्लेड या तो आयन नेल या ऐसा कुछ आपने आयन का ऑब्जेक्ट ले लिया, चाहे चाबी या ऐसा कुछ ले लिया, पर वो शेविंग ब्लेड इतना थिन होता है ना, तो वो रिजल्ट ज्यादा अच्छा देता है। मान लो आपने एक मैग्नेट ले लिया और उस मैग्नेट से शेविंग ब्लेड के ऊपर आपने मस्त ऐसे 15-20 बार आपने रब किया, अच्छी तरह से रब करने के बाद आपने उस आयन ब्लेड को आयन का बोर्ड या ऐसा कुछ था ना उसके ऊपर चिपकाने का ट्राई किया, तो जो पहले सिंपल सा ब्लेड था, शेविंग ब्लेड था, नाउ इट बिहेव एज मैग्नेट। क्यों? क्योंकि वो आपने सिर्फ एक अलग मैग्नेट था, उस मैग्नेट से उसके ऊपर क्या किया, रबिंग किया। अब पर ये तो मेरी बात तभी समझ में आएगी अगर आपने कभी ऐसा, जब छोटे हो तब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो। तो छोटे हो तो ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं अभी भी कर सकते हैं आप। पर उस मैग्नेट को जैसे आपने वहां पर रब किया, तो वो जो आयन ब्लेड था सिंपल सा, वो भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा तो उस ब्लेड में क्या था, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मैग्नेट बन सकता था। आपने जैसे उसके ऊपर रबिंग किया, तो आपने क्या किया था कि उसके हर एक डाइपोल को आपने उसने अलाइन किया। केमिस्ट्री में भी वैसे ये पॉइंट शायद आपने पढ़ा होगा। ओके, वहां पे आपने पढ़ा होगा, उसको डोमेन कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपने शायद पढ़ा हो। ओके, जिन लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो डाया पैरा फेरो, उसको ये थोड़ी बातें जल्दी पता चलेगी। नहीं पढ़ा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी पता चल जाएगा। तो ये जो बार मैग्नेट है उसका एक आइडिया दिया। वैसे यहाँ पे पहले उसने थोड़ी स्टोरी बताई है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ओके, दैट वाज द मैग्नेट गिफ्टेड टू हिम बाय अ रिलेटिव। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक मैग्नेट एज अ गिफ्ट में मिला था, एंड आइंस्टाइन वाज fascinated and played endlessly with it, and he wondered how the magnet could affect objects such as a nails or a pins placed away from it and not in any way connected to it by spring or a string। ओके मतलब किसी को अगर आप किसी से कनेक्ट करो और फोर्स लगे वो तो बात बरोबर है, पर मैग्नेट में ऐसा हुआ करता था कि कोई किसी के साथ कनेक्टेड ना हो फिर भी वहां पे उसके ऊपर इफेक्ट फोर्स जो है वो लगता था। तो उन सभी बातों को यहाँ पे देखते हुए ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। आयन फिलिंग्स है, वहां से अगर आप आयन फिलिंग्स लगाते हो, शायद ये है छोटे स्टैंडर्ड में, तो आयन फिलिंग्स वहां पे मैग्नेट के आजू बाजू डालने से ये ऐसा दिखाता है कि नियर दिस वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब दैट इज वन ऑफ द पोल, दिस इज द अनदर पोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जैसा बनेगा, एंड दिस वन इज कंसिडर एज ए फील्ड लाइंस डायरेक्शन। अभी जो हमने बनाई थी ये वैसी फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे बताने का ट्राई किया था। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ एक पॉइंट आता है। अब जो नोट्स आपको हम देने वाले हैं उसमें मैंने सीधा यहाँ से नहीं स्टार्ट किया, बहुत बेसिक पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी भी है और आसान भी है। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्टिंग किया था कूलम्स लॉ से, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्टार्टिंग करेंगे कूलम्स लॉ से। मैग्नेटिक फोर्स with the help of Coulomb's law। Coulomb's law का फॉर्मूला था F is equals to K Q1 Q2 by R square। सेम टू सेम रिपीटेशन, पर वहां पे Q चार्ज लेते थे, यहाँ पे QM लेंगे जिसको हम कहेंगे पोल स्ट्रेंथ। तो ये जो आगे की क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ना, वो एक बार रीड करने के और एक बार लिख देने के। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, पर फिर भी एक बार लिखना जरूरी है ताकि एक एटलीस्ट दिमाग में एक छोटा सा आइडिया रहे कि हर एक चीजों को कैसे लेना है। उसके फॉर्मूला कहीं ना कहीं पे बहुत छोटी छोटी जगह पे काम में आपके आ सकते हैं। सी दैट सेम टू सेम जैसा आपका कूलम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर का था, सेम टू सेम this law states that the force of attraction or repulsion between the two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। तो वहां क्यू क्यू कहते थे, यहाँ देख सकते हो क्यू एम वन क्यू एम टू ऐसा कह दिया। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू एम वन क्यू एम टू, के ले लिया, यहाँ पे फिर से के का वैल्यू न्यू 0/4 पाई एज पर द चैप्टर नंबर 4, जो आपको याद शायद होगा। सी दैट न्यू 0/4 पाई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। समझने के लिए था, एक बार पढ़ो एक बार लिखो, 110% दिमाग में सेट हो ही जाता है। नाउ व्हाट इज अ मैग्नेटिक डायपोल, जिसका भी मैंने जिक्र किया। A system made up of two equal and opposite charges separated by some finite distance, इसको आप कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसा ही यहाँ पे आप मैग्नेटिक डायपोल के बारे में कह सकते हो।
इलेक्ट्रिक डायपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो मैग्नेटिक डायपोल भी कैसा बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल था, उसका डायरेक्शन था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक डायपोल के केस में आप कह सकते हो उसका डायरेक्शन बनेगा नॉर्थ सॉरी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ताकि नेगेटिव टू पॉजिटिव इज लाइक ए साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे कंपैरिजन भी वैसे ही किया है। इन इलेक्ट्रिसिटी द फंडामेंटल सॉरी In electricity, the fundamental or the simplest structure that can exist is a point charge. Electric field के अंदर point charge exist करता था, पर magnetic field में ऐसा कोई point charge exist नहीं करता है. That magnetic poles do not exist. And always वो dipole के form में रहता है, जिसको आप small m कह सकते हैं. Every bar magnet is a magnetic dipole. A current carrying loop behave as a magnetic dipole. Current carrying loop, it's just like a solenoid. Solenoid को आप current carrying loop ऐसा आप कह सकते हैं. Now, after that, next question. Okay, वैसे कहना चाहो तो यहाँ पे वो पॉइंट जो ऑलरेडी मैं अभी जो लिखा था ना, उसमें बता चुका. चाहो तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बन रहा है m is equals to 2L into QM, कहने के लिए कह सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल का वैल्यू. चलो यहाँ से भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला भी मैं डेराइव करवा चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे सिंबल्स ही आपको चेंज करते जाना है. ध्यान से देखिए. Derive an expressions for the magnetic field intensity at a point on the axis of a bar magnet. What is the direction of field? Okay. तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था, derive an expression for the magnetic field intensity at a point on the axis of a bar magnet. On the same axis, magnetic field का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता चुका, 2kp/r³ के जैसा. 2 एज इट इज, k का वैल्यू μ0/4π, p की जगह पे m ले लो और नीचे r³ आ गया. तो वहां पे जो फिगर बनाया था, फिगर का यहाँ पे आइडिया. वैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर अपने नॉलेज में होना चाहिए. शायद किसी को बहुत इजी पूछना हो तो शायद वो पूछ सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपका चैप्टर 1 क्लियर, तो ये क्वेश्चन को एक बार लिखने से ही वो 100% आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा. चलो, वहां पे डायपोल के मिड पॉइंट से आप डिस्टेंस लेते थे, तो देखो यहाँ पे मैग्नेट के मिड पॉइंट से डिस्टेंस लिया, दैट इज कॉल्ड r. टोटल डिस्टेंस वहां पे 2a कहा था, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2l कह दिया. इफ आई वांट द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, n पोल, तो वहां से सेंटर से डिस्टेंस r है, सो यू कैन से दैट द रिमेनिंग डिस्टेंस इज r minus l. ओके, अगर मैं यहाँ पे उसी फिगर को अपने हिसाब से यहाँ पे बताऊं, ध्यान से देखिएगा. आई वांट द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऑन सेम एक्सिस. क्या चाहिए, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेम एक्सिस, किसकी वजह से, तो क्या आप कह सकते हो ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल. तो बहुत सिंपल सा आइडिया आप यहाँ पे लगाइए. मान लीजिए कि ये आपका एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, टोटल डिस्टेंस 2a है, ये उसका मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट से लेकर मैंने r जितने डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट मान लिया, तो नॉर्थ, तो जैसे हम वो फोर्स देखते थे ना, उसके लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा कहते थे. तो यहाँ वैसे ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, पर ऐसा मान लेना पड़ता है कि मान लो कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता, भले वो मैग्नेट का एक पार्ट होता, पर एक नॉर्थ पोल होता. नॉर्थ को क्या करता, तो क्या रिपेल करता, यानी फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल ऐसा लगता. यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होता उसको ये साउथ क्या करता, तो कि वो उसको अट्रैक्ट करता, यानी मैं Fs कहता. तो ये डिस्टेंस नॉर्थ पोल से कितना काउंट होता, तो कि भाई यहाँ से ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L. तो अगर सेंटर से डिस्टेंस ये R है, तो ये पूरा R था, उसमें से L निकल गया, तो दिस इज R minus L. तो साउथ पोल से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज R plus L. बहुत सिंपल सा, चैप्टर 1 का जितना जिसका क्लैरिटी मस्त, उसका ये क्वेश्चन भी मस्त, सीधी सीधी बात. पर हाँ, टोटल फोर्स की मैं बात करूं तो Fn और Fs दोनों ही लग रहा है, पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. So if I'm just think about कि which one is the more dominating force on the north pole or force due to north pole or force due to south pole,
तो फोर्स का जो फॉर्मूला था के क्यू एन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, जिसका आर कम उसका फोर्स ज्यादा। यानी मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि नॉर्थ पोल से डिस्टेंस कम है, इसलिए अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो मैं एफ एन माइनस एफ एस करूँगा। बात हो गई खत्म। तो देखिए वही सेम टू सेम फंडा जो है वो यहाँ पे यूज किया। देखो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल म्यू 0/4 पाई, यानी वो के का वैल्यू क्यू एम आर माइनस एल होल स्क्वायर, यानी वो एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, अलोंग एन पी यानी एफ एन की डायरेक्शन। सेम वे ड्यू टू साउथ पोल आर प्लस एल होल स्क्वायर अलोंग पी एस डायरेक्शन, पी से एस की डायरेक्शन में। और यहाँ एफ एन और एफ एस एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एफ एन जो लग रहा है मतलब एन से डिस्टेंस छोटा था, एन से डिस्टेंस छोटा था, इसलिए उसको हम ज़्यादा डोमिनेटिंग या तो पॉजिटिव समझ लेंगे। पॉजिटिव या तो ऐसा कहेंगे कि वो बड़ा होगा और एफ एस है वो छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे शायद किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है, ये एफ एन माइनस एफ एस ये हमने क्यों किया? तो एफ एन माइनस एफ एस करने के पीछे का रीज़न मैंने बताया कि एफ एन माइनस एफ एस ये जो पॉइंट है ना वो हमने इसलिए किया कि एफ एन माइनस एफ एस में एफ एन पॉजिटिव बिकॉज इट्स है लेस डिस्टेंस। बस वैल्यूज प्लेस करो, एलसीएम ले लो, 2a/q वाला याद करिए। ओके, सेम टू सेम जितना कंपैरिजन दिमाग में चलेगा चैप्टर 1 का, जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही चलता है कि मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर 5 पर उसके दिमाग में चैप्टर 1 का रिवीजन है वो होता रहता है। जितना उसके दिमाग में चैप्टर 1 का रिवीजन होता रहेगा उतना उसको ज़्यादा पता चलता रहेगा। सो हियर इफ यू जस्ट अगेन रिमेंबर इट, 4RL है उसमें से 2L और QM ले लो, दैट्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल जो यहाँ पे बताया है। 2L into QM, that is a small m magnetic dipole moment. So here you have the formula K mu 0.4 pi 2PR like a 2mr r square minus l square whole square। फिर से ये हमारा वो assumption, तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2kp by r cube से 100% सिमिलर 2km by r cube एंड अलोंग NP। क्यों कहा NP? ताकि वो वहाँ पे जो नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होएगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे पूरा डेरिवेशन ना याद रखो ताकि टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा डेरिवेशन दिया भी नहीं है, मैंने रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, पर डेरिवेशन याद होगा तो फॉर्मूला इजीली याद रह जाएगा। हाँ, फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो उसी बेसिस पे अगर आप चाहो तो इक्वेटोरियल लाइन का भी मिल सकता है। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट इक्वेटोरियल लाइन। ये फिगर देखो, चैप्टर 1 की फिगर को याद करो, फिर से समझो कि एक नॉर्थ पोल होता, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता? रिपेल। नॉर्थ साउथ को क्या करता? अट्रैक्ट। मतलब वहाँ पे फिर से दो फोर्सेस मिलते। फिर से आइडिया ऐसा शायद लगा सकते हो और काफ़ी लोगों ने लगा भी लिया होगा कि एफ एन दैट विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट, जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, यानी दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा। बट फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। मतलब क्या? तो कि फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड फोर्स ड्यू टू साउथ पोल तो सेम ही है। दोनों का, एक का साइन थीटा अपवर्ड, एक का साइन थीटा डाउनवर्ड, वो दोनों फोर्स मतलब कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा यानी 2 टाइम्स एफ कॉस थीटा आ जाएगा। एफ यानी फोर्स। तो देखो 100% क्लैरिटी आपको आराम से मिल सकता है। ये आपको पता हो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L एंड द QM। अगर ये L ले लो, ये R ले लो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू हाफ। जैसे ही चैप्टर 1 की थियोरी डिराइव करते थे, परफेक्ट वही तरीका यहाँ पे चलता है। तो देखो फोर्स ऑन द 1 यूनिट चार्ज, यानी एक QM ले लिया पोल स्ट्रेंथ और दूसरे को हमने 1 यूनिट कह दिया, इसलिए वो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है, पर फिर भी हम ऐसा समझ लेते हैं कि 1 तो यहाँ पे होता ही है। तो एफ एस म्यू 0.4 पाई QM बाई एक्स क्यूब, बस खत्म हो गया। एफ एन का हो या एफ एस का हो, यू कैन सी दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऑफकोर्स डायरेक्शन अलग अलग रहेगा पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा।
दोनों के कॉस कंपोनेंट आएंगे, दोनों को ऐड कर दो तो 2 एज इट इज, फोर्स का वैल्यू एज इट इज, कॉस थीटा फिगर के कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये आपके सामने फिगर है। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा बनाना चाहूँ तो कॉस थीटा, तो देख सकते हैं आप एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है एल, हाइपोटेनियस है एक्स, एल बाय एक्स। तो वैसे ये जो एक्स है उसी एक्स का तो ये वैल्यू दिया हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, तो उसी पॉइंट पे आपका पॉइंट आगे बढ़ सकता है। सी दैट न्यूमरेटर में देखो क्यू एम एल इंटू 2 यानी 2l क्यू एम विच इज अ स्मॉल एम, ये x और ये भी एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब, x यानी क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, तो 3/2। परफेक्ट वही इक्वेटोरियल लाइन वाला थ्योरी, वही डेरिवेशन, सेम टू सेम। डिफरेंस किस बात को लेकर है, तो कि डिफरेंस यहाँ पे उस बात को लेकर है कि यहाँ पे सिंबल जो है वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, यहाँ म्यू 0/4 पाई आता है। के पी बाय आर क्यूब, यहाँ पे m बाय आर क्यूब, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस यहाँ लेना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट हम कह रहे थे वो ये रहा, magnetic field at an equatorial point of a magnetic dipole is in the direction opposite to that of its a magnetic dipole, वैसे इलेक्ट्रिक में होता था ना वैसा ही, and that is a north to south pole, and we can also write, यहाँ पे माइनस साइन, we can also write, पर कब, तो कि जब आप ये डायरेक्शंस दिखाते हो ना ऊपर एरो, तब माइनस साइन रखो, अदरवाइज इन द न्यूमेरिकल्स वी आर जस्ट यूजिंग अ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड, ओके, वहाँ पे माइनस साइन नहीं दिखाएंगे। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन अ रिपीटेशन, ओके, दैट इज अबाउट द टॉर्क, ओके, 2 मिनट है जिसकी भी जो क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, वही टॉर्क का थ्योरी, वही सेम टू सेम, वहाँ टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ही मिलता था, यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस भी मिल जाएगा। तो सी दैट वहाँ 2a डिस्टेंस था, यहाँ पे 2l डिस्टेंस है, वहाँ पे डायरेक्शन, वहाँ पे याद ये करना था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या हुआ करती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या समझेंगे, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स साउथ, देन साउथ इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पे एक और कन्वर्जन, यहाँ पे ये जो फिगर है ना उसकी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आपको याद हो तो E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू कहते थे, और F इज इक्वल्स टू क्यू ई का फॉर्मेट था। जहाँ पे हमने ऐसा कहा था उसके ऊपर लीनियर फोर्स प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई 0 हो जाता है, ऐसा ही एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे शायद प्रॉपरली क्लियरली नहीं दिखता होगा ताकि यहाँ पे फिगर प्रॉपर नहीं है, पर आइडिया ज़रूर लगा सकते हो कि क्यू एम चार्ज की जगह पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और E की जगह पे B ऐसा आ जाएगा, ये हो जाता है फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल, और वैसा ही आता है फोर्स ऑन द साउथ पोल, पर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट, यानी उसके ऊपर लगने वाला लीनियर फोर्स Fn और Fs इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए वो वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। पर कोई एंगल थीटा से, अब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन थोड़ा सा क्लियर हो तो मज़ेदार, ये थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अगर मैं यहाँ पे एस ओ एन, ओके, देखो ये 2l sin थीटा कैसा लिखा है, ये बहुत छोटी सी बात है, पर काफ़ी लोग है ना इतने कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो नहीं समझते हैं। देखो ट्राइंगल एस ओ एन में लिखूँ, वहाँ पे मैं साइन थीटा ले लूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैं एन ओ अपॉन एस एन ऐसा कह सकता हूँ। एन ओ है उसको मैं एस एन साइन थीटा, पर एस एन का वैल्यू क्या है 2l sin थीटा है, तो क्या, हाँ, तो यहाँ पे ओ एन या तो एन ओ है, उसी की जगह पे तो 2l sin थीटा लिखा है। उससे एक और मजेदार बात पता चलती है, दैट 2l sin थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द वन ऑफ द फोर्स, ओके, वैसे ये लाइन देखी जाए तो वो इससे भी तो परपेंडिकुलर बनती है यहाँ पे, ताकि टॉर्क का डेफिनेशन था ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, एग्जैक्टली वही का वही डेफिनेशन हम यूज कर सके, इसलिए ऐसा लिखा जाता है।
तो देखिए टॉर्क मतलब फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का वैल्यू क्यू एम बी कह दो, एफ इज इक्वल टू क्यू ई के हिसाब से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दो 2l sin थीटा, पर 2l इंटू क्यू एम, 2l इंटू क्यू एम दैट इज m, तो बन गया टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा एंड दैट गिव्स m क्रॉस b। यहाँ पे एक और चीज़ है अगर आपने नोटिस किया हो तो, और वो है ये, उसके लिए क्या सोचना है तो कि यहाँ पे आप ऐसा सोचिए कि एज पर द फिगर मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में दिया है, मैग्नेटिक डायपोल को ऐसे रखा है। अब टॉर्क की बात करें तो ये जो है वो B है, ये जो है वो M है, टॉर्क आता है M क्रॉस B, यानी आप भी अपने पास दो ऐसी पेन पेंसिल रखिए, M के डायरेक्शन में ये वाला पेन रखा, B के डायरेक्शन में ये वाला पेन रखा, यानी वो इससे पीछे है। टॉर्क लेता हूँ मैं पहले M क्रॉस B, यानी इस प्लास्टिक वाली पेन से, ट्रांसपेरेंट पेन से मैं मेरे फिंगर्स को ब्लैक पेन की ओर कर्ल करूंगा तो मेरा थंब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज M क्रॉस B एंड दैट्स व्हाई द टॉर्क इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्लैरिटी आपको मिल सकता है। सो दिस इज द रेडी फॉर्मूला M क्रॉस B, यहाँ पे उसका डायरेक्शन दिया हुआ है एज पर द राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगेन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केसेस, थीटा 0 थीटा 180 टॉर्क 0 ताकि साइन 0, थीटा 90 टॉर्क मैक्सिमम दैट इज एम बी, उसके हिसाब से आप एम यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने यहाँ पे यूनिट्स को डिफाइन किया तो आपको आपकी नोट्स में उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देने का। वैसे यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला के लिए कोई थोड़ा दिमाग लगाए तो ये सूट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आईना तो था ना, आईना में आई करंट था, एन नंबर ऑफ टन्स था और ए एरिया था, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर था। अब एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, जूल पर टेस्ला भी हो सकता है, न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी हो सकता है। तो ये याद रखने पड़ेंगे, न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला या तो जूल पर टेस्ला। पर डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसान, क्यों? एम्पियर मीटर स्क्वायर m0 l2 t0 a1। ओके, सो डायमेंशन फॉर्मूला आप एम्पियर मीटर स्क्वायर से सीधा बता सकते हो, पर जूल पर टेस्ला या तो न्यूटन मीटर पर टेस्ला वो आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ सेकंड चैप्टर की थियोरी पोटेंशियल एनर्जी वाली, हमने फॉर्मूला लिखा था एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जैसा। यहाँ सेम टू सेम रिपीटेशन करिए तो ये आपका काम और आसान करेगा। सी दैट सेम टू सेम फॉर्मूला, टॉर्क एम बी साइन थीटा, टॉर्क यानी वन काइंड ऑफ ए फोर्स, फोर्स से मुझे एनर्जी चाहिए यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मुझे करना पड़ेगा उसका इंटीग्रेशन। यानी अगेन अभी तक चैप्टर 1 की थ्योरी रिवाइज कर रहे थे, देखो ये चैप्टर 2 का थ्योरी रिवाइज हो गया, आ गया आपका फॉर्मूला। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा ये करेक्शन नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन ही बरोबर है, बट जनरली मैंने क्या लिखना पसंद किया हुआ है तो कि मैंने एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ऐसा लिखना पसंद किया है। यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एज इज रखा था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा। ये बातें याद तो आपका काम आसान। फिर से यहाँ पे वही दो कहानियाँ स्पेशल केसेस, और उसमें आते थे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अनस्टेबल। लीजिए थीटा 0 माइनस एम बी, potential energy is a minimum when B is a parallel to B in this state of a magnetic dipole is stable equilibrium। और ये MCQ पूछे जा सकते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। थीटा 90 cos 90 दैट्स अ 0, बात खत्म। बट थीटा 180 दैट इज -1 -1 प्लस MB, इट इज अ मैक्सिमम एंड इट इज कॉल्ड एज अ मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। इतना याद तो आपका काम आसान रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, वैसे ये जो 7th क्वेश्चन है इट इज द रिलेशन विद द चैप्टर 4। क्या आपने चैप्टर 4 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप पढ़ा था? तो क्या हाँ, वायर भी पढ़ा था, रिंग भी पढ़ा था, बहुत सारे रिंग हो तो लूप होता है ऐसा भी हमने पढ़ा था। एग्जैक्टली वही का वही पॉइंट यहाँ पे आता है, बस क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट यहाँ पे अलग रखा है। ओके, ये छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो
शो दैट अ करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जब मैग्नेटिक डाइपोल बनता है तो यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, करंट कैरिंग लूप इट्स लाइक ए सोलेनॉइड। तो क्या सोलेनॉइड डाइपोल जैसा काम कर रहा था? तो क्या हाँ करंट इन क्लॉकवाइज, करंट इन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हाँ एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो क्या हाँ तो भी काम कर रहा था। बस वही चीज यहाँ पे बतानी है। कैसे? तो क्या देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू 0 I A स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ से आया अगर किसी को स्ट्राइक हुआ तो? चलो, आप में से कोई बता सकता है ये फॉर्मूला का बेस कहाँ पे है? यस एनीवन? 3 इक्वल टू म्यू 0 n I स्क्वायर 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू 3/2 याद हो। ओके, तो वहां से आप ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर का A स्क्वायर एज इट इज, नीचे से अगर मैं A स्क्वायर को इग्नोर करूं तो R स्क्वायर रेज टू 3/2 कैंसिल होता, तो मिल जाता ये फंडा। और यहाँ पे उसने बताया ही है ऑलरेडी, distance small r from the center and radius is a। तो जो रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हमने ले लिया, तो हमने डिनोमिनेटर से a जो है उसको इग्नोर कर दिया। तो वैसे ये फॉर्मूला बन गया b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2ia बाय आर क्यूब। ये 2ia, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2ia कहाँ से आया? तो कि 2 था उसका 4 किया। क्यों किया? तो कि भाई एक फॉर्मेट चाहिए था अपने को, एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट, एक देखा हुआ फॉर्मेट चाहिए था। तो पाई भी तो आया। तो यहाँ पे बस छोटा सा आइडिया लगाइए, जो स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं है वो आप नोटबुक में लिख सकते हो अभी के लिए। तो कि म्यू 0 I पाई ए स्क्वायर, नीचे 2 था उसका कर दिया 4, इसलिए उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, और ये आ गया आर क्यूब। तो 2 एज इट इज म्यू 0.4 पाई 2i पाई ए, क्या ये आईना जैसा बना? आई ए, एन आई ए, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द सेम एक्सिस का ही ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये बन रहा है। आगे देखिए, देखो एरिया बना पाई ए स्क्वायर, ये है आई। इफ देयर आर ओनली वन रिंग तो वहां पे n नहीं आएगा, either I into A, current into area, that is considered as a magnetic dipole. So you can see here, देखिए यहाँ पे बन गया m is equal to IA. Okay, the magnetic dipole moment of any current loop is equal to the product of current and it's a loop area. राइट हैंड थंब रूल, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल कहाँ जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। सो हियर यू हैव अ बेसिक पॉइंट, जिसका मैं पॉइंट अभी डिस्कस कर चुका। देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर एनी डायमेंशन फार्मूला m0 l2 t0 एंड a1। जो कंपैरिजंस मैंने बताई थी वो यहाँ पे कंपैरिजंस बताई। फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में क्या, डायपोल मोमेंट, एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, टॉर्क के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लेक्चर जो है वो यहीं तक रखते हैं, और आपका होमवर्क रहता है चैप्टर 5 में पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 7 जो है वो आपको 1 टाइम लिखना है जस्ट। ओके, और आपका जो अभी टेस्ट रहेगा, टेस्ट में रहेगा चैप्टर 3 फुल। ठीक है, तो अभी का लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं।